पहला क्वेश्चन है इसमें भूआकृतिक प्रक्रियाओं का। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। आपके क्या विचार हैं, हमारे क्या विचार हैं, विचारों से संबंधित हैं कि उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण वेदरिंग डाउन तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण वेदरिंग डाउन तथा बेसिन का भराव बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। उसके बाद में है धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होना तथा संतुलन, ये ग्रेडेशन कहलाता है। भूआकृतियों का निर्माण अंतर्जनित बलों के द्वारा होता है। भूआकृतियों का जो निर्माण है वो अंतर्जनित बलों के द्वारा होता है। मुझे पहले और तीसरे में सही सा लग रहा है, थोड़ा दूसरा वाला मेरे समझ से बाहर हो नहीं सर, आप देखो दोबारा से हम पढ़ते हैं इस चीज को। ये कह रहे हैं कि उभरी हुई भूआकृतियों का जो विघर्षण होता है, वियरिंग गया। डाउन, मतलब जो घर्षण के माध्यम से जो डाउन होती है उस तरीके से, और उसी तरीके से जो लास्ट में बेसिन में भर जाता है, बहिर्जात जो बेस बहिर्जनित बलों के माध्यम से होती है, ये बिल्कुल राइट बात है। हाँ, दूसरी बात रेत कह भर रहा है, जाता है। जी सर, दूसरी बात कह रहा है कि धरातल पर अपर्दन के माध्यम से, जो धरातल है अपना ऊपर का, उसके अपर्दन के माध्यम से उच्चावचों के मध्य जो जो उच्चावच है ऊपर और नीचे, भाई उच्चावच का मतलब ऐसा नहीं है कि ऊंचे ऊंचे स्तर, वो दोनों हो सकते हैं, हाँ मतलब हाँ। थोड़ा बहुत ऊंचा भी हो सकता है, ज्यादा भी। उनके जो मध्य अंतर, जो मध्य अंतर है उस, वो कम कम होना और संतुलन होना, मतलब वो संतुलन करेगा, बाह्य जात जो बल है उनकी बात चल रही है, हम्म। अपर्दन के माध्यम से उनको संतुलन हो जाएगा, बिल्कुल राइट बात है ये, जिसको ग्रेडेशन कहा गया है, संतुलन को। फिर तीसरी बात ये कही कि भूआकृतियों का निर्माण अंतर्जनित जो बल है, जो हमारे प्लेट्स वगैरह इनके माध्यम से जो भूआकृति पे जितनी भी स्थलाकृति बनी है, वो उसी की वजह से बनी है। ये तीनों बात सही है सर। जब हमने आपने पहले भी आपने जिक्र किया था इस चीज का, हम्म। कि जो हम स्थलाकृतियां बनती है वो किस किस तरीके से बनती हैं, कुछ तो आंतरिक से बनती है, कुछ बाह्य तरीके से बनती है। बाह्य उनको संतुलन करती है, और आंतरिक जो बल है वो कहीं ना कहीं उनको उच्चावचों को ऊपर नीचे ऐसे इस तरीके से करती है। तीनों ऊपर बात नीचे सही है सर। उसमें बहिर्जात शक्तियां थी ना, उनका कम भूआकृतियों में निर्माण तथा जो आंतरिक शक्तियां थी उनका तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा ही बताया था, क्योंकि वो धीरे चलती है परंतु वो वल्लन के द्वारा एकदम फिक्स आकृतियां बना देती है, ज्यादातर वो है। इस कारण से इसके तीनों ही सही होने चाहिए। फिर देखते हैं जी इसमें सर, उपयुक्त में से कौन से कथन और एक सत्य बार हैं। आप व्याख्या भी पढ़ सकते देख हो सर, एक बार। हाँ सही है, तीनों ही है, बिल्कुल सही बात है, मुझे दो में ऑप्शन था। इसकी व्याख्या है कि पृथ्वी के अंदर हम्म, उत्पन्न हुए आंतरिक बलों की सतह के बाहर उत्पन्न हुए बलों के अनवरत, यानी कि लगातार प्रभावित होता रहता है, हम्म, ठीक है, बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम है ये। उभरी हुई हम्म, आकृतियां, जो छोटी बड़ी आकृतियां हैं, विघर्षण बियरिंग डाउन तथा बेसिनों में निम्न गर्तों का भराव भी हो जाता है, जिससे पृथ्वी की हाँ, सतह के बाह्य बल, यानी कि पृथ्वी की सतह के जो बाहरी बल है, अनाच्छादनकारी जो प्रभाव है, एक्सोजेनिक, बलों को हाँ। बहिर्जनित एक्सोजनिक तथा आंतरिक बलों को एंडोजेनिक बल कहते हैं। सामान्य अंतर्जनित बल मूल रूप से भूआकृतियों का निर्माण करते हैं। देखो दोनों में भी थोड़ा सा अंतर डाल दिया इसने कि हम्म, सामान्यतः अंतर्जात बल होते हैं ना, वो भू आकृतियों के निर्माण में ज्यादा सहयोगी होते हैं। भू आकृतियों का निर्माण करने वाले बल तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती है वो भूमि विघर्षण बेयरिंग डाउन बल होता है। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्जनित बल और बाहरी बल दोनों में से व्यवस्थापक बल कौन सा है? व्यवस्थापक तो सर बाहर वाला होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था कर रहा है उस हिसाब से बाहर वाला बिल्कुल है, संतुलन कर। क्योंकि वो हाँ, तो इसी ना, जैसे मैंने हिंदी में उसको व्यवस्थापक कह दिया, परंतु इंग्लिश के लिए उसके लिए जो ग्रेडेशन और संतुलन जो शब्द है ना, वही आएगा, हम्म, क्योंकि वो क्या करता है कि ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां होती है या ऊंचे ऊंचे जो स्थलाकृति है उनको तो घर्षण कर देता है, और जो बेसिन होते हैं ना उन गर्तों को भर देता है, वो तो वो संतुलन स्थापित कर देता है दोनों के बीच में। और परंतु अंतर्जात बल क्या करते हैं, वो तो फिर एक बार गड्ढा बना दिया तो वो तो बना ही दिया, उस गड्ढे को भरेगा कौन? वो बाहर जात के बल होना, वो भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूआकृतिक जियोमॉर्फोलॉजी प्रक्रिया को सही तरीके से परिभाषित करता है? अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन, धरातल के पदार्थों को गुरुत्वाकर्षणीय बल के द्वारा संचलन, धरातल के पदार्थों का गुरुत्वाकर्षणीय बल के द्वारा संचलन, जल के प्रवाहन के द्वारा धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण एवं परिवहन,
इसमें ए तो दे रखा है पर बी और सी कैसे गलत हो गए। अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव, यानी कि दोनों ही बलों के द्वारा भौतिक दबाव है तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। इसी को जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसने दोनों ही शब्दों को यूज किया है और दोनों ही शब्दों में भौतिक तथा रासायनिक दोनों को भी यहाँ ले लिया। क्रियाओं के भूतल में विन्यास को कहा है, यानी कि चारों को जोड़कर एक फाइनल शब्द दे दिया कि भूतल के विन्यास में परिवर्तन। ठीक है, इसने ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया और तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छी परिभाषा दी है इसने भूतल के। परंतु धरातल के पदार्थों का गुरुत्वीय बल के द्वारा संचलन, ये तो सिर्फ एक ही चीज में काम आएगा, तो वो तो बहिर्जनित है। ये तो यही हो सकता है सर। सर सर इसमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भुआकृति जो प्रक्रिया है उनका सही एक हम्म परिभाषित करना है हमें। तो पहली जो लाइन इन्होंने कही वो आपने पढ़ दी है, वो एकदम राइट है। वो कह रहा है कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल जो दोनों हम्म हैं हम्म उनको भौतिक दबाव और रासायनिक दोनों क्रिया काम करती है, हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज को। हम्म। और क्रियाओं के द्वारा जो भूतल में विन्यास परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। दूसरी बात गलत है सही उसको पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि धरातल के पदार्थों का, जो जितने भी धरातल पर पदार्थ हैं वो गुरुत्वीय बल के द्वारा संचलन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। ऐसा एक तो ये हम्म। हो कि स्पेशल सिर्फ इसी की वजह से होती है। अगर यही होता मतलब सिर्फ इसी गुरुत्व की वजह से होती, सारा संचलन गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं होता, और भी बहुत सारे बल हैं अगर हम देखें हाँ, तो। जल तो भी है, इसलिए जल भी तो है, इसलिए वायु गलत भी है ये। है, हाँ पवन। इसलिए ये हाँ। गलत है। अच्छा ये सी बात कह रहा है कि जल के प्रवाह के द्वारा, ये जल की बात कर रहा है, जल के प्रवाह के द्वारा धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण एवं परिवहन होता है। क्या धरातल पर सिर्फ जल के द्वारा ही होता है क्या? हमने हिमानी भी पढ़ी, हमने पवनी भी पढ़ी, हाँ, बहुत सारी सही चीजें। बोले। तो आप केवल एक चीज को नहीं ले सकते, और कभी भी देख लेना परिवर्तन होगा तो एक हम्म। कारक लगता ही नहीं है कहीं भी। इसलिए दोनों गलत है, पहला फर्स्ट राइट है। नहीं, वैसे जल के संदर्भ में तो ये बात सत्य है, जल के प्रवाह में धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण भी वो करती है और साथ में परिवहन भी वो करती है, जल। परंतु इसके अलावा फिर वायु कहाँ गई? सर ये फिर ये धरातल के ताप कहाँ पदार्थों की बात कर रहा है, इन्होंने कोई जल के लिए स्पेशल नहीं बोला, इन्होंने कहा जल के प्रवाह के द्वारा पदार्थों के, हम्म जो धरातल के पदार्थों की बात करें, धरातल पदार्थ बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम्म। बहुत से ऐसे हैं जो मिट्टी के कण हैं जैसे, वैसे अलग तरीके से। अब जल एक ही तो काम कर सकता है, और जो काम है बाकी के स्पेशल, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पेशल जल के लिए इन्होंने धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण करना, परिवहन करना, क्या सिर्फ जल का ही काम है क्या? अपन एक नॉर्मल देखें व्याख्या तो व्याख्या जी सर। व्याख्या देखना सर, आप बताना व्याख्या को थोड़ा सा। ये कह रहे व्याख्या हैं क्या कि कह रहे धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होता है, जिसे भूआकृति प्रक्रिया कहते हैं। हमने पढ़ा भी है इसको। इसमें दोनों काम करती है, भौतिक भी और रासायनिक भी। हैं? उसके अलावा ये रासायनिक। बात कर रहा है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी होता है सर डायस्ट्रोफिक, मतलब जो मंद गति से, हमने आपको उस दिन भी बताया था कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो मंद गति से और एक तीव्र आकस्मिक तीव्र अचानक गति होते से। हैं। ठीक है। हम्म और आकस्मिक में ज्वालामुखी रही, भूकंप वगैरह मैंने बताए थे। और उससे पहले जो मंद हम्म गति से होते हैं डायस्ट्रोफिक बल होते हैं। तो हम्म। उनके बारे में तो व्याख्या की गई है। डायस्ट्रो फिर आगे बता रहा है, ये अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं ये दोनों, कौन सी? पटल विरूपणी और ये ज्वालामुखी दोनों। लेकिन ज्वालामुखी। अंतर्जनित बता रहा है, ठीक है बात, क्योंकि बहिर्जनित की बात नहीं कर रहा, ये व्याख्या कर रहा है कुछ। और हम्म अपक्ष अपर्दन और ये जो है ये निक्षेपण, ये बहिर्जनित। इसने तो जो बाद में व्याख्या की गई ना, फिर भी बताया है कि हम्म। अंतर्जनित बल कौन से होते हैं, बहिर्जनित कौन से होते हैं। ये तो यह बहिर्जनित व्याख्या की, कौन से क्वेश्चन होते की हैं? व्याख्या इन्होंने नहीं की। जो क्वेश्चन की जो हाँ, दोनों सही लाइन है है सर। ना, बी और सी, उसकी कोई व्याख्या नहीं की। आगे उसकी शर्ट, हाँ, उसकी नहीं है। उसके बाद में कथन, कथन ए है कि जल जल हिम तथा वायु, तीन है ये, जल हिम तथा वायु को भू आकृति की कारक कहा जाता है। कारण है इसका कि जल हिम तथा वायु धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं। क्या यही करते हैं क्या ये? बात तो दोनों ही सही है, सत्य तो दोनों ही कथन है। ठीक है इसका सर, कोई उत्तर दिक्कत है, नहीं। हाँ, इसका उत्तर है ए फर्स्ट और ही आर है। दोनों सत्य। ये तो बात सही है, दोनों कथन सत्य है, क्योंकि इसमें और तीनों दोनों, का नाम ले लिया, जल हिम और जी वायु सर। का। ये हाँ भूआकृति की कारक है ये। हाँ। अलावा इसमें और कि ये कह रहा है कि जल भी तो अपना परिवहन से रूप में काम करता है, हिम भी करती है, वायु भी करती है। धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण यानी कि अपने साथ लेती है वो, और उसका परिवहन कर देती है, और धीरे धीरे वो अपने साथ लेकर परिवहन के द्वारा पदार्थों को लेकर निकल जाती है। तो वो भू आकृति की कारक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है।
ठीक है। हिम वायु इत्यादि धरातल का अधिग्रहण करते हैं, परिवहन करने में सक्षम है, जो कि भू आकृतिकी कारक है, जियोमोर्फोलॉजिकल है ये। उसके बाद में है नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या पटल विरूपण जो मंद गति से काम करता है में सम्मिलित है, कौन सी है जो है? तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत का निर्माण, धरातल के बड़े भाग का उत्थान, बड़े भाग का उत्थान, पर्पटी प्लेट का क्षैतिज संतुलन। तीक्ष्ण तो मैंने इसके बारे में यही बताया था कि तीक्ष्ण क्या होता है कि ऊंचा पर्वत बनता है, अपनति और अभिनति में क्या होता है, गहरा संबंध होता है, या अपनति भी ऊपर होगी, अभिनति भी गहरी होगी, तो वो तो होगा तीक्ष्ण, जिससे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। 2 नंबर है धरातल के बड़े भाग का उत्थान। यहाँ ये भी तो दे रहा है ना कि धरातल के बड़े भाग का उत्थान होता है, छोटा भाग इसमें शामिल नहीं हुआ। या तो ये कहता है कि धरातल के भागों का उत्थान, इसमें लिखा है धरातल के बड़े भागों का उत्थान होता है पटल विरूपणी में। और ठीक है। अब सुनो सर, मैं आपको थोड़ा सा और इसको करता हूँ सर। ये पटल विरूपण की बात कर रहा है, मतलब डायस्ट्रोफी की बात कर रहा है, मतलब जो मंद गति से होते हैं। और मंद गति से हमारे कौन कौन से, जो पर्वत का निर्माण हो रहा है, जो वलन पड़ रहा है, जो हम देखते हैं प्लेटों को धीरे धीरे जो अपने वो सरकती हैं, आंतरिक बल होते हैं जो, वो धीरे धीरे सरकते हैं, तो वलन पड़ता है। तीक्ष्ण बल मतलब थोड़ा सा एक ठीक ठाक जो मतलब अच्छे से बल हो जाता है, उसको तीक्ष्ण बल रख देते हैं, तीक्ष्ण है ना। बल, उसके बाद हाँ, वो पर्वत का निर्माण हो रहा है उससे, वलन से। ठीक है। दूसरा कह रहा है धरातल के बड़े भागों का उत्थान होता है। एक तो हमारा होगा भाई, इस जो महाद्वीप और महासागर जो जिस तरीके से बने हैं ना, उसी तरीके से हमारा जो हमने जब आप डायस्ट्रोफिक पवन वो पढ़ोगे इनको, मतलब बलों का ना, उसमें एक तो पर्वत निर्माणकारी होंगे, एक महाद्वीप निर्माणकारी, दो बल होंगे। वो महानिर्माण, हाँ हाँ, सही है। महाद्वीप वाला हो गया, धरातल वाला। और ये कह रहा है परपटी यानी कि प्लेट का क्षैतिज संचलन होगा। इसमें क्षैतिज संचलन भी होता है और ऊपर नीचे वाला भी होता है। लेकिन हमें ये बात तीनों सही है, मतलब इसकी जो हमने सिर्फ ये बता रहा है कि प्रक्रियाओं और हाँ, पटल विरूपणी संबंधित है या नहीं है, तीनों सही है। अगर ये कहता नहीं पर्पटी प्लेट का केवल क्षैतिज संचलन होता है, तभी ये गलत हो जाता। हाँ, वो क्या सर, वो केवल, बात बताइए, होती सम्मिलित है या नहीं है? हाँ वो हाँ सम्मिलित है ये होती तो चीजें, है, हाँ। असम्मिलित तो है ये। उसके बाद में व्याख्या है कि वे सभी क्रियाएं जो भूप्रपटी को संचालित या उत्थित तथा निर्मित करती है पटल विरूपणी के अंतर्गत आती है। पटल विरूपणी निम्नलिखित सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण, पठारों का निर्माण बात नहीं कर रहा, यहाँ पर्वतों के निर्माण की बात कर रहा है। पर्वत निर्माण तथा भूप्रपटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनकारी प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय संरचना संबंधी क्रियाएं। उसके बाद में अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण भूकंप भी आ जाते हैं। और परपटी के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट की विवर्तनी की भूमिका भी इसमें निहित है। ठीक है। उसके बाद नंबर का 5वां क्वेश्चन है कि बहिर्जनित क्रियाओं के द्वारा जो पृथ्वी के बाहर चलती हैं, बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार करने हैं, सिर्फ सिर्फ बहिर्जनित के बारे में। कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती है, यह तो 100% कथन सत्य है। उसके बाद में प्रदेशों में विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मेरी तरफ से तो दोनों से सत्य हैं लग रहे हैं। उत्तर देख लेते हैं, बी, केवल बी सही है। सर हमने पढ़ा नहीं था क्या कि बहिर्जनित प्रक्रियाओं में जो अपर्दनकारी या जो भी शक्तियां प्राप्त होती है वो सूर्य द्वारा निर्धारित होती है और मूल स्रोत उसका सूर्य ही होता है। हेलो, आवाज चली गई क्या? जी सर, मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं सर, हम्म, जो बहिर्जनित जो प्रक्रिया है केवल सूरज के माध्यम से, ये गलत है। क्योंकि हमने गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ा था, क्योंकि हमने जो पर्वतों के ढाल से जब वो लुढ़क के आएगी तो हाँ ये गुरुत्वाकर्षण भी भी काम सही कर है। रहा था। तो आप केवल नहीं कर सकते, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि कोई भी प्रक्रिया एक अकेले से काम नहीं, हो ही नहीं सकता। आप प्रकृति में कोई भी चीज देख लो, अकेले से कोई परिवर्तन हम्म, नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं और तत्वों का भी साथ होता है। और ये सिर्फ केवल सूरज थोड़ी कर सकता है इन सारी क्रियाओं को, इनके साथ और भी तो कारक बल काम कर रहे हैं, बहुत सारे बल, जैसे हाँ गुरुत्वाकर्षण ज्यादा वाला हो हमने बात। सकता है, ज्यादा हो सकता है, सूर्य द्वारा ज्यादा हो सकता है पर केवल नहीं हो सकता। हाँ, केवल ये इसका मतलब हो गया सिर्फ सूरज ही कर रहा है और तो कोई सी का कुछ है ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण वगैरह सब चीज हम्म, फिर खत्म हो गए इसके बाद। तो ये गलत हो गया पहली बात। दूसरी कह रहा है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भूआकृति प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। हाँ, ये जरूर है, भिन्न भिन्न जहां जहां जैसी जलवायु होगी ऐसे ऐसे उस वहां स्थलाकृतिक होती हैं। हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा हम्म, थी ये चीजें।
ये सही जैसे है। उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत है और उच्च अक्षांश है, जो भी है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु है, तो अलग अलग प्रकार के भूआकृतिक और भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी है। मैंने जी वो, सर। मेरे हिसाब से तो वो दोनों ही सही होने थे, परंतु वो केवल शब्द है ना, वो वहाँ पे थोड़ी समस्या होगी। जी सर, अगर जब भी देखो कत एक मैं आज जैसे एक समझे, जैसे हम कभी क्वेश्चन हम्म करते हैं ना, जब भी कभी केवल शब्द आ जाए कहीं भी, आप उस पर अच्छे से गौर करना, क्या केवल यही कर रहा है कि, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखे हैं आज तक जितने किए हैं, वो हमेशा हम्म गलत मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं, बहुत कम होता है कि केवल यही है। जब तो ये बात है कि कोई स्पेशल, जब उसको हम पढ़ेंगे ध्यान देंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि केवल इसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, वहां से क्वेश्चन पकड़ आ हम्म। जाती है क्वेश्चन। व्याख्या है इसकी, भरजनित प्रक्रियाएं अपने सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से भी नियंत्रित होती है। विवर्तनिक या टेक्टोनिक कारकों द्वारा प्रवणता से भी प्राप्त करती है, यानी कि आपने जो गुरुत्वाकर्षण बात कही थी, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति या घूर्णन शक्ति के कारण भी तो, और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी तो है। दूसरा कथन सत्य है, वो तो अपने पढ़ ही लिया इसमें, धरातल के विभिन्न प्रकार जलवायु के प्रदेशों में मिलते हैं, इसलिए भू बहिर्जनित भूआकृतियां प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम, वर्षण दोनों महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तापक्रम और वर्षण। भूमिगत गुफाओं का निर्माण, थोड़ा सा वो टॉपिक आ गए हैं जो हमने बीच में छोड़े थे ना, काष्ठ जी सर। कलाकृतियां, वो है, अगर एक नहीं भी डायरेक्ट समझ में इसका, आए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ इसका डायरेक्ट आप आंसर भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ज्यादा हाँ, हमने इस कोई चीज को भी चीज नहीं। पढ़ा नहीं है अच्छे से। तो भूमिगत भूमिगत, जो गुफाओं का भूमिगत, निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भूमिगत गुफाओं का निर्माण रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय एवं यांत्रिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय। उत्तर क्या है देखना सर इसका। रासायनिक। अरे ए रासायनिक है। देखो भौतिक अपक्षय तो सूर्य का बाहर की तरफ आएगा, अंदर तो भौतिक जाएगा ही नहीं। और यांत्रिक के लिए तो जरूरी है, पवन भी होनी जरूरी है, वायु भी होनी है, जल भी जरूरी होना, वो यंत्र है। उसके अलावा जैविक, तो भूमि के नीचे तो जीव जंतु पाए ही नहीं जाते हैं, कास्ट में एक एक स्तर के नीचे तो जीव जंतु बिल्कुल नहीं पाए जाते, सिर्फ चट्टानें ही पाई जाती है भूमिगत जल के पास में। जीव जंतु तो बाहरी जल में पाए जाते हैं, आंतरिक जो भूमिगत जल है उसमें कहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, और नहीं वो किसी चीज का निर्माण करते हैं। उसके बाद में रासायनिक एवं जैविक, रासायनिक जरूर शब्द इसमें सही है, परंतु जैविक फिर यहाँ पर गलत हो गया, तो केवल मात्र जो रासायनिक पक्ष है ना वो सही रहेगा। उसके बाद में है 7 नंबर क्वेश्चन है कि जल योजन, हाइड्रेशन, जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है, के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। जल योजन की प्रक्रिया शैलों के विघटन में सहायक है। यह प्रक्रिया, नंबर 2, यह प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करती है। जल योजन, मेरे हिसाब से दोनों ही सही होने चाहिए। हाँ हाँ सर, दोनों दोनों ही ही, सही है, क्योंकि दोनों ही सही क्योंकि है। जल का प्रभाव पड़ता है उसका, दोनों को जल योजन में जरूरी है जल। अब आप मुझे ये बताओ कि विघटन चीज क्या होती है? विघटन मतलब किसी चीज को तोड़ना फोड़ना या अलग करना उस चीज को। तोड़ना फोड़ना, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी कोई बाहरी शक्ति है वो तोड़ रही है। कोई ना कोई शक्ति होगी, क्योंकि जल योजन के माध्यम से ये कह रहा है कि जैसे, हाँ, जैसे हमने उस दिन हम चट्टानों को पढ़ रहे थे कि अगर मान लो इनके जो सूरज की ताप से भी जैसे वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ऐसे उसमें जल भर जाता है, वो भी कहीं ना कहीं उसको अंदर से कमजोर कर दी, लास्ट में वो टूट जाती है। वही जो विघटन कर इसकी रहे हैं, मतलब एक अलग होकर रही है। जी। इसकी एक लाइन में छोटी सी परिभाषा ये है विघटन की, सविंदर सिंह में लिखी हुई है। वो ये है कि विघटन के अंतर्गत जो चट्टानें होती है ना वो खनिजों से बनी हुई होती है। विघटन के अंतर्गत जो चट्टानें होती है ना वो खनिजों से बनी हुई होती है, और विघटन के अंतर्गत प्रक्रिया में वो क्या होता है कि उन चट्टानों से जो खनिज होते हैं ना वो टूट जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। जो मूल चट्टान से भिन्न आकृति या भिन्न जो खनिज है ना वो अपना दूसरा किसी तीसरे तत्व में निर्मित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस खनिज की वो चट्टान थी ना, विघटन होने के बाद में सेम वही चीज बाहर नहीं, विघटन के बाद नहीं मिलती उनको, वो टूट गए खनिज, यानी कि उससे दूसरी कोई चीज बन गई। हमने और किवी में हमने एक दिन बात की थी इस विघटन शब्द पर। उसके बाद में यह प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करती है। तो भौतिक अपक्षय यही हो गया। बाकी इसकी व्याख्या हम बाद में ही देखेंगे कभी। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय में ऑक्सीकरण, ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सेलों का विघटन होता है।
जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो उसे न्यूनीकरण कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ इसके। कुछ एक तो चीजें समझ में आई है इसमें कि अपक्षय में ऑक्सीकरण, ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का संयोग होता है। कोई चीज टूटती है ना, उन तीनों में रासायनिक अपक्षय में है शायद ये। उत्तर क्या कह रहा है इसका? बी नंबर उत्तर बोल रहा है इसका। 2 व 3 सही है। देखो 2 और 3 को एक बार पढ़ लो, बाकी इसके साथ में इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सेलों का विखंडन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण किसी के साथ में होगा, जैसे लोहे के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना, तो लोहा फूल जाता है, और फूल जाता है ना तो वो बड़ा हो जाता है और भारी हो जाता है, जिससे क्या हो गया, लोहा अपने लोहे वाले मूल तत्व में नहीं रहा और वो बिल्कुल बारीक रेत की तरह और काला लोहा बन गया। ठीक है, उसके बाद में जब ऑक्सीकृत खनिज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो उसे न्यूनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किवी में आए हैं क्या? हाँ सर। मैम सर ये थोड़ा मैम देखना मैम इसको। ये जो फर्स्ट लाइन है ना सर, ये ऑक्सीकरण की बात कर रहा है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जरूरी है उसमें, और ये कह रहा है कि इसका जो निर्माण हो रहा है ना ऑक्सीकरण का, जो ये ऑक्साइड है इसका निर्माण खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड से बता रहा है, जबकि ये हो ही नहीं सकता भाई। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो जो निर्माण कर रहा है ना वो सही नहीं कर रहा उसका, ऑक्सीकरण ऑक्साइड की उसमें। सही है सर। अच्छा यही है क्या? ठीक है, हम्म। ऑक्सीजन जरूरी है। सर जब हम रासायनिक पढ़ रहे थे, पढ़े हमने पहले पढ़े रासायनिक, जो रासायनिक होता है ना सर, उसमें क्या चीज जरूर, मैंने उस दिन बताया ना, कोई ना कोई गैस काम करती है रासायनिक, एक मोटा मोटा से याद रख सकते हैं हम। ये सब ऑक्सीकरण की बात आ गई तो ऑक्सीजन जरूरी है उसके साथ, जल के साथ, जल वर्षा जल के साथ, तो इन दोनों को मिलकर ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण की आगे बात कर रहा है कि इसका निर्माण जो होता है ना ऑक्साइड का, इनका ये खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे हो जाएगा उसका निर्माण? ये बात गलत है, इसलिए ये चीज गलत है पहली वाली लाइन। ठीक है, दूसरी और तीसरी, तीसरी मैम बताना, वो तीसरी वाली थोड़ी सी, वैसे दूसरी तो पक्की समझ में आई सर मुझे, तीसरी वाली क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बताने पर। पेज नंबर, पेज नंबर 156 है ये, और 156 का जो पहला साइड वाला है ना, उसका नीचे नीचे क्वेश्चन है। अच्छा, अपक्षय में ऑक्सीजन, ये पहला तो गलत है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा ना फिर ऑक्सीकरण नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा कार्बोनीकरण, अगर कार्बन अच्छा डाइऑक्साइड ये, जुड़ रहा है। हाँ, और ऑक्सीकरण की क्रिया से सेलों का विखंडन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि चूना वाली बोल रही हूँ, मतलब ये खनिज वाली जितनी भी होती है ना, खनिज जिनमें भी होते हैं, वो ऑक्सीकरण से विखंडित हो ही जाते हैं, उनका अपक्षय हो जाता है। और लास्ट वाला है, जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो इसे न्यूनीकरण कहते हैं। सर ये भी सही हो सकता है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, मतलब कोई चीज खराब हो रही है, वो दो तरीके से खराब हो रही है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, या और भी तरीके होते हैं, जैसे कि इसमें बताया है ना, है कि जहाँ पे हाँ होम जल स्तर होता है, रुद्र जल होता है, वहां पे ऑक्सीकरण थोड़ी ना हो रहा है, जल हो रहा है। और कभी कभी कुछ चट्टानें ऐसी होती है कि भाई उसमें जल गया। ये जैसे अपन बॉडी में भी पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज का निर्माण होता है, हम कहते हैं कि क्रैप्स आते हैं, तो उसमें दो चीजें हाँ। होती है कि वो किस प्रकार से हो रहा है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ऐसे ही अपक्षय में भी दो सिचुएशंस है, ये आपने कहीं आया नहीं था, पर आप इसको लाइन को ऐड हाँ कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसकी अनुपस्थिति में हो रहा है तो न्यूनीकरण है। तो एक बात को तो आप कंठस्थ कर लें सभी सारे के सारे, एक कि जब जब भी ऑक्सीकरण होगा ना तो उसमें ऑक्सीजन 100% होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से होगी हो जाएगी तो वो कार्बोनीकरण हो जाएगा। कार्बोनेशन हो कार्बोनीकरण। जाएगा, हाँ और जल कार्बोनेशन हो कार्बोनेशन, ठीक जुड़ेगा। है। हाँ तो हाइड्रोजन, वो हाइड्रेशन वाला हो हाँ, जाएगा। हाँ जी, हाँ। ये जो हमने तीनों चारों नाम पढ़े हैं, ये रासायनिक का ही बात कर रहा है ना, असल में तो रासायनिक से जी संबंधित, सर, जी सर। जैसे हम सर मोटा रासायनिक ही मोटा है ये। देखते हैं, एक जो हम दो चीजें पढ़ी थी, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। रासायनिक में वर्षा जल के साथ कोई ना कोई गैस काम करेगी, जैसे वर्षा जल के साथ ऑक्सीजन अगर काम करेगी, ये दोनों मिलकर कोई काम तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर वर्षा जल के साथ CO2 मिल जाएगा, कार्बोनेशन हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और अगर वर्षा जल के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगी तो हाइड्रेशन हो जाएगा।
और ऐसे ही जो वर्षा जल के साथ वो सिलिका मिल जाती है तो डिसिलिकेशन हो जाएगा। मतलब चार जो हमने पढ़ा पहले भी, जो इसके भाग पढ़े थे हमने, जो क्या बोलते हैं रासायनिक वाले के, इस तरीके से। और जो ये न्यूनीकरण कर रहा है ना सर, ये कह रहा है कि भाई भौतिक का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ये कह रहा है ऑक्सीकृत जो खनिज है उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो भाई ऑक्सीजन तो जब होता है जब हम इसको रासायनिक के माध्यम से करते हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रभाव भौतिक से पड़ता है, उसको न्यूनीकरण कहते हैं। उस तरीके से लिखा है सर। इसमें आगे इसके पहले की व्याख्या है कि पहला असत्य क्यों है कि अपक्षय में ऑक्सीजन का तात्पर्य है ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। खनिज तथा ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं, ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, सल्फर जिसे गंधक कहते हैं इत्यादि सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। ये और जो न्यूनीकरण की प्रक्रिया है ना उसे रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौमजल के नीचे रुद्ध जल में या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। नोट लगाकर लिखा है कि रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है एक दूसरे से। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते हैं एवं अपक्षय की प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है कि भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी क्रियाएं हैं भौतिक अपक्षय की? जो बाहर वाले जो तत्व है ना वो कैसे प्रभावित करते हैं, वो है भौतिक अपक्षय। नंबर 1, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं तापीय विस्तारण एवं दबाव से निर्मुक्त होने के कारण होती है। दबाव से निर्मुक्त होने के कारण होती है। इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण सेलों की बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती है। तो पहला तो केविन मैम ने शायद ये टॉपिक केविन मैम ने पढ़ा था और उस समय बताया था कि बहुत सारी चट्टानें होती है ना वो दबाव मुक्त हो जाती है और दबाव मुक्त होने के बाद में क्या होता है उन पर अपक्षय जो भौतिक अपक्षय है ना वो शुरू हो जाता है। हम्म। नंबर 2 है इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण जो शैलें होती है ना वो बड़ी मात्रा में उनमें हानि पहुंच जाती है दबाव मुक्त होने के कारण। कौन सा इसमें सी है? एक और दो सही है, दोनों सही है। दोनों सही है सर। हाँ दोनों सही है, दोनों क्योंकि सही है। भौतिक और रासायनिक दोनों में से भौतिक वाले की बात कर रहा है अभी। भौतिक में ताप का काम कर रहा है, एक तो ताप और दाब दोनों काम चल रही है। भौतिक में दोनों पहली बार का जो प्रक्रिया बता रहा वो जैसे निर्मुक्त हो जाएंगी तो फिर क्या है, ये निर्मुक्त होते ही क्या है उस पर दाब और ताप की जो हानियां होंगी उसके माध्यम से ये टूट जाएगी सेलें बड़ी बड़ी चट्टानों में, जैसे इस तरीके से। जैसे मान लो जब की मैम ने ये समझाया था ना तब मेरे समझ में एक बात आई थी कि मान लो दो पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर और पड़ा है और वो पत्थर क्या है नीचे वाला पत्थर है ना ऊपर वाले एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। जब वो निचले वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर से दबाव मुक्त हो गया ना, चाहे यानी कि वो हट गया या वो कोई इधर उधर अपक्षयित हो गया, तो जैसे ही वो हटा ना तो हटने के बाद निचले वाले पत्थर पर क्या हुआ, अपक्षय की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। और वो यही कहना चाहता है कि भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है, या फिर अलग कह रहा है ये भी आप सही कह रहे हो। और ताप वाला जो इसने बताया वो विस्तारण, जो संकुचन विस्तारण वाला काम होता है ताप के माध्यम से, हाँ क्योंकि दिन में चट्टानें फैल जाती हैं थोड़ी, मतलब लेकिन और रात को सिकुड़ जाती हैं उसके हिसाब से, मतलब सिकुड़ ज्यादा जाती नहीं, है। नॉर्मली तरीके से। वो धीरे धीरे काफी नॉर्मल है। टाइम, जब लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है तो फिर वो क्या आंतरिक रूप से वो कमजोर हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे टूट जाती हैं। भौतिक पक्ष इसमें में कहा ये। है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त बलों अप्लाइड फोर्स पर निर्भर करती हैं। ये अनुपयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अप्लाइड फोर्स है ये। उसके बाद में तापक्रम में परिवर्तन, तापमान ऊंचा होना नीचा होना। उसके बाद में क्रिस्टल व रवों में वृद्धि, जो उसके अंदर जो रवे बनते हैं अग्नेय चट्टानों के अंदर उनकी बात करें। एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, एक्सपेंशन बल। जो पशु क्या करते हैं कि जो छोटे जीव होते हैं वो उन चट्टानों को खोदते हैं, पहली बात तो वो, तो खोदने के कारण वो बिल बन गया, बिल बनने के कारण उस क्षेत्र तक हवा भी पहुंच गई, ठंडा पानी भी पहुंच गया, ताप भी पहुंच गया। दूसरा, कई बार पशुओं के खुरों से भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है, तो वो जैविक क्रियाओं में आ गया। उसके बाद नंबर 3 है शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से निर्मित जल का दबाव। और नंबर नेक्स्ट है इसमें कि इनमें से कई बल विभिन्न धरातलीय पदार्थों के अंतर्गत अंदर अनुपयुक्त होते हैं जिनका परिणाम सेलों का विभंग, फ्रैक्चर होता है।
भौतिक अपक्षय प्रक्रिया अधिकांशतः भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो अधिकांशतः ज्यादातर तापीय विस्तारण एवं दबाव से निर्मुक्त होने के कारण होती है। यह प्रक्रियाएं लघु व मंद भी हो सकती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों में सतत श्रांति के फलस्वरूप शैलों में बड़ी हानि पहुंचती है। ठीक है, अब है ये अच्छा क्वेश्चन, अपसल्कन। अपशल्कन 10 नंबर क्वेश्चन है, अपशल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया का कारण होता है? अपशल्कन वही है ना जो ओनियन ओनियन वाला या यस। परत दर परत हटना, वही है अपशल्कन, हिंदी में तो उसे कहते हैं। और किस भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है, के कारण होता है? उसके बाद में नंबर 1 है भार विहीनता एवं विस्तारण के कारण, तापमान में परिवर्तन एवं विस्तारण के कारण, हिमकरण पिंगलन एवं तुषार वेंजिंग के कारण, और लवण अपक्षय के कारण। ये दाब मुक्त हो जाती है तब ये हो जाता है, तो उस हिसाब से एक तो भार विहीन हो गई और एक विस्तार हो रहा है वो ताप के माध्यम से, वो तो फर्स्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी दूसरा इसमें जो बता रखा है ताप क्रम में परिवर्तन और विस्तारण, एक स्पेशल ताप का दे रखा है, उसमें शायद दोनों काम करें, भार और ताप। विस्तारण तो ताप की वजह से होता है और भार तो इसमें पहली वाली लाइन में दोनों लग रहे हैं मुझे। हिम से तो हो ही नहीं सकता है, लवण अपाक्ष है ये भी नहीं है, इन दोनों में से तो मजबूत आंसर पहला ही लग रहा है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो सही है। लवण और हिम, ये दोनों तो किसी भी प्रकार से ओनियन अपशल्कन में प्रभावी है ही नहीं। ओनियन हम्म। अपशल्कन होता है ना वो सूर्य के प्रभाव से ज्यादा होता है, और वेदरिंग जो भी होती है ना, जो एटमॉस्फेयर है, जो तापमान कैसा है उसके आधार पर। और बाहर विहीनता एवं विस्तारण, ये थोड़े दो शब्द है ना, विस्तारण जो बाहर विहीनता, उनको थोड़ा सा सर चेंज विस्तारण तो करो। ताप की वजह से होता है, विस्तार उसमें होता है जो मैंने हम्म बढ़ती हैं फिर वो सिकुड़ती हैं। और एक भार हमने दो, जब हम भौतिक पक्ष पढ़ते हैं ना सर, तो उसमें दो चीजें बहुत काम करती है, एक तो दाब मुक्त मतलब दाब वाली और एक तापमान वाली, तो दोनों चीजें हम्म इसमें अकेले में दे रखी फर्स्ट वाले में। जबकि सेकंड वाले में सिर्फ ये बता रखा है ताप क्रम में परिवर्तन से विस्तारण। भाई ताप हम्म क्रम में परिवर्तन विस्तारण एक ही चीज है, वो ताप क्रम की वजह से होता है विस्तारण वो। तो इसमें दाब दाब के बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखें तो फर्स्ट आंसर हमारा अच्छा है, क्योंकि उसमें पढ़ना क्या है सर इसका, भार। व्याख्या देखना है इसका, एक बार पढ़ना आप। 10 नंबर की हाँ बस। ये कह रहा है अनविरत अपर्दन मतलब लगातार चलने के जो कारण होता है अपर्दन। उप रिशाई सेलम मतलब ओवर लेइंग रॉक्स, जो ऊपर ऊपर वाली होते हैं, ओवर है ना ऊपर वाली के भार का अपनयन, ऊर्ध्वाधर दबाव जो होता है, जो वर्टिकल प्रेशर होता है की निर्मुक्तता के कारण जो दाब हट गया, एक तो ये तो दाब की बता दी, जिससे सेलों के ऊपरी संस्तर विस्तारण हो जाते हैं। फिर क्या है ऊपरी वाले वो विस्तार भी हो जाएगा उनमें। तो ये दोनों चीजें इसी तरीके से बताएं, इसके परिणामस्वरूप सेलों का जो पातन और तत्स्व स्वरूप विघटन हो जाता है। तो उसी चीज को लेकर कहा अगली लाइन जो इन्होंने कही, भार विहीनीकरण एवं दाब मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपशल्कन चादर का जो क्षैतिज विस्तारण सैकड़ों या हजारों मीटर तक हो सकता है, बड़े चिकने और गोलाकार गुंबद को अपशल्कन कहा जाता है। और इसमें भार विहीन और विस्तारण अपक्ष प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब जो ये स्पेशल जो प्रक्रिया हो रही है ना ये वाली अपशल्कन वाली, इसमें भार विहीन और विस्तारण को ही ज्यादा मेन माना गया है। सही है। लवण अपक्षय 11 नंबर क्वेश्चन है, लवण अपक्षय साल्ट वेदरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रक्रिया तापीय क्रिया या फिर जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण संभव है। तापीय क्रिया जल योजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण संभव होता है। रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। उत्तर तो इसका दोनों ही दे रखा है, पर ये थोड़ी समझ से बाहर हो गया। एक बार क्या है उत्तर सर जो लवण वाले अपक्षय वाली वो है ना, उस दिन भी इसी चीज पे डिस्कस हो रहा था। ये जो लैंग्वेज उस दिन पढ़ी थी तो ये क्या थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा क्लिष्ट दे रखी थी, तो एक बार दोबारा ही पढ़नी ही पड़ेगी। उस टाइम अगर हम इस क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अब अपन को पढ़े कई दिन हो गए उस चीज को। और जो 11 वाली उस दिन भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन और थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ जी मैम। सर इसमें ये होता है जो लवण होते हैं ना, वो क्या करते हैं जल में घुलते हैं, वो इस प्रकार से घुलते हैं कि जल को वो सोख लेते हैं, यानी कि उसमें जल योजन की क्रिया होती है। और जैसे ही वो जल को ग्रहण करे तो उस विस्तारण यानी कि वो फैल जाते हैं।
तो ये वही चीज है, तो अपक्ष हो जाएगा ना चट्टानों का, वो फैल जाने से लवण निकल जाएगा तो हाँ चट्टानों सही। का अपक्ष हो जाएगा। तो ईंट में ये तो पड़ा था। तो लवण क्या होते हैं, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनके इनके सबके जो मतलब अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड, कार्बोनेट जो भी होते हैं इनके, जो अलग अलग मतलब उनसे क्रिया करके बनाए रखते हैं ये, तो वो सारे लवण। लवण ने की जल योजन क्रिया की, ताप ये क्रिया का भी इफेक्ट पड़ता है, और जल हम्म। योजन से इनका फैलाव हो जाता है, और फैलने की वजह से मतलब आयतन फैलता है तो चट्टानें कमजोर हो जाती है। और ये प्रक्रिया बार 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 होगी तो चट्टानों को फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे अपक्ष हो जाता है चट्टानों का। तो दोनों ही चीजें इसमें, एक तो रेगिस्तान में उच्च तापकरण लवण विस्तार में, यानी कि तापमान का भी इफेक्ट पड़ता है लवण पर, और जलयोजन भी करता है। जब ताप ज्यादा होगा तो ये जलयोजन की क्रिया ज्यादा हो जाती है। सही है मैम। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यूरोप के पूर्व के अंदर, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, जो खारे पानी की झील है, वो मरुस्थलों में ही है ज्यादा। क्योंकि हम्म, शुद्ध पानी था वो भाप बन के उड़ गया, ऊपर आसमान में चला गया, और इसके अलावा बाकी बचा जो केशाकर्षण विधि से जो आंतरिक हम्म, चट्टानों से बाहर निकला था लवण, वो धरातल पर आकर परपटी बन गई, और वर्षा के साथ में वो झीलों में इकट्ठा हो गया। हाँ। तो वो तो बाहर ये तो कह। निकलने के दौरान, बाहर निकलने के दौरान वो चट्टान को नुकसान पहुंचाता है। जब ईंट से हाँ। नमक बाहर आ रहा है तो पहले तो फैलता है, वो उसको हम्म, बाहर निकलने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो वो जी मैम। चट्टान को फैला के बाहर निकलता है। बाद में तो वो वापस से मतलब जल उसका वाष्प बन जाएगा और वो वापस लवण वाली शेप में आ जाएगा। पर हम्म। जल का वाष्पीकरण होने से पहले वो एक हम्म। बार फैलता है, तो ये चीज है। नंबर क्वेश्चन 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो मृदा के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क सकेंद्र में सहायक होते हैं, सकेंद्रण में सहायक होते हैं या विकेंद्रण में सहायक होते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्कों के सकेंद्रण में सहायक होते हैं। थोड़ा सा दोनों ही सही है सर। नहीं, अपक्षय से तो उस खनिज के जो अयस्क होते हैं हम्म, वो विकेंद्रित नहीं होते क्या? सकेंद्र नहीं तो सर, उनको तो केंद्रित। संकेंद्रण होता है। देखो क्या होता है ना कि जब अपन पढ़ते हैं कि जो मूल्यवान धातु होती है, लोहा वगैरह, ये तो बच जाती है, और इनमें से जो हम्म। सिलिका विलिका होता है ना, वो पानी के साथ हम्म। बह जाता है। तो बच क्या हम्म। जाता है, सिर्फ धातुएं बची जाती है। तो स्मृतिकरण हो गया ना कि हमें हम कोई ऐसी जगह खुदाई कर रहे हैं कि वहां पे देख रहे हैं कि मृदा तो सारी बह चुकी थी और सिर्फ खनिज खनिज बचे। हाँ ये भी सही बात है। हम्म, सही है मैम। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के सकेंद्रण में सहायक है। दोनों कथन सत्य है। अपक्षय की प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण परस्तर एवं मृदा के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को लगभग पता भी है इसके बारे में। अर्थात अपक्षय मृदा निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि फिर अपवर्धन होगा किस पर। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृद्ध शरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। जो उच्चावच होते हैं ना उनके छोटा करने में सहायक होता है, लघुकरण में सहायक होता है, एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का ही परिणाम है। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण, अपक्षय भी होना उसका टूटना और किसी दूसरे जगह पर निक्षेप भी होना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा अयस्क के सकेंद्रण एवं समृद्धिकरण में सहायक भी होता है ये। सही बात है मेरे बात। सर उसके ये बाद लाइन में है। बार बार आती है कि अपक्षय ना हो तो अपर्दन का हम्म, कोई महत्व नहीं होता, मतलब कैसे? तो मान लो एक चट्टान है, एक चट्टान है उस पर अपक्षय हुआ ही नहीं, तो जल, वायु, पवन, ये तीनों चीजें किस चीज को उठाएगी? उस पत्थर को तो उठा ही नहीं सकती। जब अपक्षय हुआ ही नहीं उस पर, उसकी चट्टाने अपसलकलन से उसका कचरा नीचे ढहकर पड़ा ही नहीं है, तो वो किसका निर्माण उठाएगी किसको? और जब किसी चीज को उठाएगी नहीं तो वो निक्षेपित किसको करेगी? और अगर निक्षेपित नहीं करेगी तो फिर इनका क्या नाम है, सो सैंड ड्यून्स है, जो रेत के टीले हैं, इनका निर्माण कैसे होगा? निर्माण कैसे हुआ है? क्योंकि ये जो रेत थी ना, ये किसी चट्टान के पास में अपक्षयित होकर पड़ी थी, उसको उठाया है अलग अलग परिवहन मार्गों ने, अलग अलग परिवहन के प्रकारों ने। जब हुई हाँ ही नहीं सर। अपक्षय, जब अपक्षय हुआ ही नहीं तो फिर ये रेत के टीले आए कहाँ से?
तो वो कह रहा है कि जब तक अपक्षय नहीं होगा तो परिवहन का या फिर उनका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सर। देखो प्रकृति की जो चट्टानें होती है ना, वो आग्नेय शैल है और आग्नेय कठोर चट्टानें होती है, तो उस पे तो हवा का या पानी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम देखते हैं कठोर चट्टानों को तो खूब पानी होता है, वो भी नहीं तोड़ पाता, संकरी बनी रह जाती है गोर्ज कैनियन। तो वो कमजोर कैसे हुई कि उनको कोई भी मतलब अपर्दन करने वाला जो भी कारक है वो अपने समय, साथ ले गया। हाँ उस तो कारक में वो। एक और उस हाँ कारक सर। में एक और एलिमेंट जुड़ा था, उसमें लिखा होता लास्ट में समय, क्योंकि जो पृथ्वी का निर्माण है ना वो 67 करोड़ वर्ष पहले का निर्माण है। जो अपक्षय तो हो रही है धीरे धीरे, सुबह भी होती है शाम को भी होती है, हम खाना खाते हैं तो भी अपक्षय हो रही है, हम सो रहे हैं तो भी हो रही है, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी प्रक्रिया तो चल रही है, हमें उस पर कोई प्रभाव, हमारा कोई ध्यान नहीं है, तो वो करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। जैसे एक नदी होती है, वो सागर में गिर ही रही होती है, 5 साल पहले भी तो अपना मलबा घेर रही थी, और 10 साल पहले भी घेर रही थी, और 50 साल पहले भी मलबा घेर रही थी, और हम जिंदा रहे न रहे, हमारे आने जाने के 50 साल बाद या 70 साल बाद, 200 साल बाद भी वो नदी या वो मलबा घेरती रहेगी। तो वो दिन रात की प्रक्रिया है उसकी, जो अग्नि चट्टानों के टूटने की। तो अब बताओ, यही था मुझसे, और कुछ मैम? बस सर। हाँ तो यही है मैम, ये क्या है कि समय प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवसादी चट्टानें भी तो है ना, अवसादी चट्टानें किससे बनी है? अवसादी चट्टानें बनी है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है, वो मूल चट्टानें हैं। और कायांतरित किससे बनी है? कायांतरित बनी है आग्नेय से। अवसादी किससे बनी है? आग्नेय से। तो अवसादी और कायांतरित दोनों की पेरेंटियल रॉक कौन है? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कहाँ से है? ये ज्वालामुखी लावा के फटने से। अब ज्वालामुखी कब फटे थे? क्रिटेशियस काल में फटे थे। अब क्रिटेशियस काल कितने का है? लगभग 40 से 50 करोड़ साल पहले का है, जब डायनासोर का विनाश हुआ था, तब से है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ कहाँ पर, तो जो देखो कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर तो सूर्य की गर्मी इतनी होती है कि मत पूछो, मतलब हम तो अपने घरों में एसी वगैरह चलाकर बैठते हैं, परंतु वो चट्टानें दिन और रात उन्हीं ताप को एक जैसा झेलती है, तो वो धीरे धीरे क्षण भंगुर हो जाती है। तो इस कारण से तो वो ये समय भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारक है, टाइम जिसको बोला है। बाकी इसमें व्याख्या में तो कुछ लिखा नहीं है। 13वां क्वेश्चन हो गया था। हो उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, मलबा अवधाव, एवलांच, यानी कि मलबा अवधाव को अगर आप अच्छे से समझते हो ना तो एवलांच से समझ सकते हो, को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? भूस्खलन, अपर्दन, तीव्र प्रवाही, वृहद संचलन या मंद संचलन? ये बताओ। तीव्र संचलन है सर। तीव्र संचलन में कैसे? वो भी उस समय भी बताया था कि एवलांच हमेशा पर्वतों के ऊपर होता है, बहुत बड़ी चट्टान होती है, वो एकदम से खिसक जाती है, और बहुत जैसे हमारे लद्दाख है, जास्कर है, या यहाँ पर जो कई बार सैनिक है वो बर्फ के नीचे दब जाते हैं, हम कई बार मतलब सुनते हैं इस प्रकार से, तो वो एवलांच के कारण ही होता है। उसमें क्या होता है, चट्टान एकदम खिसक जाती है सारी की सारी ऊपर से, और सारी की सारी बर्फ है वो नीचे ढह धराशायी हो जाती है, वो है एवलांच। ये मंद संचलन नहीं है, यह है तीव्र प्रवाही वृहद संचलन। ये पूरा का पूरा ही नाम याद रखने पड़ेगा। तीव्र संचलन नहीं है, यह तीव्र प्रवाही वृहद संचलन के रूप में आता है। मलबा अवधाव एवलांच तीव्र प्रवाही वृहद संचलन का एक प्रकार है। मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में गठित होता है। तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में गठित होता है। मलबा अवधाव हिम अवधाव के रूप में भी होता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कथन ए, हिमालय पर्वत जो भारत वाला है उसकी बात करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है। ठीक है कथन। तो उसके बाद में हिमालय की तुलना में, अब तुलनात्मक रूप से हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा पर बनता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी घाट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक अस्थायी है, अस्थायी है तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित है।
देखो, नॉर्मल रूप से तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर आंसर देखे बगैर इसकी व्याख्या करूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत नवीन है और जो नीलगिरी है ना वो प्राचीन है। और जो प्राचीन है ना, तो इस कारण से हो सकता है कि वो ज्यादा कठोर चट्टानों से बना हुआ होगा। परंतु फिर भी तमिलनाडु कर्नाटक में एवलांस तो होता है वहां पे भी। उत्तर क्या कह रहा है इसका? सी। अब सुनो सर, ये जो इसमें जो क्वेश्चन है ना, पहला तो हमें पता है अच्छे से कि भाई सही है, दूसरा हाँ, क्यों पहले तो गलत है। सही है। हाँ, दूसरा क्यों गलत है, ये कह रहा है कि हिमालय की तुलना में, वो लास्ट में इन्होंने कहा है कि नरम सेले हैं। अब हम्म। आपको पता है हिमालय तो अभी नवीन है, बन रहा है अभी, तो उसके मुकाबले ये नरम तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत कठोर है। और ये तो आपको वैसे पता है कि जो हम गोंडवाना प्रायद्वीप लैंड का हिस्सा पठार, है। हाँ, और वैसे भी जो ये जो पठार का रूप है एक तरीके से, तो वो बहुत पुरानी शैल है, तो मजबूत है वो। जबकि ये नवीन है अभी जो हिमालय, तो ये गलत बात बोल रहा है इस चीज को कि नरम शैल है। एक तो ये इन्होंने गलत बोला है। और जो ऊपर की जो बात की इन्होंने, तुलनात्मक रूप से इसे सहारा से और अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक अस्थायी है। है कि सही मतलब है, हाँ। अस्थायी का मतलब है कि विवर्तनिक घटनाओं से, मतलब अभी एक तो स्थायी तो होता है कि मतलब समाप्त हो गया, अस्थायी मतलब अभी नहीं हम्म। हुआ। अब जबकि अभी वहां कोई हम्म। घटना नहीं हो रही, ये बात भी गलत है। दोनों गलत है, ये मतलब ये है कि कारण गलत है कंप्लीट। और हम तुलना जब भी करते हैं कारण की, जब कारण पहले सही होता, कारण स्पष्ट गलत है, और गलत होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ यही जो कथन है वही सत्य है। हम्म। इसमें ये भी तो नहीं कह सकते ना कथन और कारण दोनों सही है, न इसमें नहीं, कथन और कारण का कारण तो एक। खेल खत्म हो जाएगा सर, जब अगर कारण ही गलत हाँ। है ना, फिर वो तो पहला और सेकंड ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। हाँ, कट जाएंगे, सही बात, सही जब बात। क्वेश्चन हमारा कारण गलत हो गया ना, इसका मतलब पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। चाहे कथन या कारण में से एक कोई सा भी गलत हो, तो फर्स्ट और सेकंड तो आंसर कभी आ ही नहीं सकते किसी भी कई कीमत, बार क्योंकि क्या वो कह होता रहा है, है कि, जी सर। कई बार पकड़ते हैं कि भारत की जब नदियां पड़ती है ना, तब कहते हैं कि गोदावरी कावेरी ये नदियां क्या करती है कि ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। और ये बहते 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 क्या किया कि पश्चिमी घाट को इतना ज्यादा अपरदित कर दिया कि आज वो एक कठोर शैल के रूप में खड़ा हुआ है। इसी कारण से तो कावेरी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो उससे भी बहुत प्राचीन है, डबल प्राचीन है। और जो नवीनतम है ना, वो हिमालय पर्वत है, वो कहते हैं कि आज भी इसका विस्तार हो रहा है इस कारण से। तभी तो तो सर अस्थाई। एवालांस वगैरह घटना जो नॉर्मल हो जाती है हमारे हिमालय में, नॉर्मल एवालांस वगैरह, क्योंकि वो हाँ। अभी अच्छे से जमा ही नहीं हो मलबा, बिल्कुल ऐसे समझो नॉर्मल है। जबकि आप दक्षिणी पठार की बात, अपने भारत की बात करें, प्रायद्वीप की बात करेंगे, वहां पे जो चट्टान है वो बहुत पुरानी है, फिर मजबूत, इसके मुकाबले बहुत मजबूत है, नरम हो ही नहीं सकती वो चट्टान है। तो इसलिए वैसे को कारण गलत ही है। और कारण गलत होने का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमारा हो गया कि ए सही है, कारण गलत है। अब व्याख्या व्याख्या तो कोई मतलब ही नहीं उसका, जब वो गलत हो गया तो गलत है। कई बार यात्रा पर नहीं देखते क्या, गंगोत्री वगैरह जाते हैं वहां पे, जैसे केदारनाथ वगैरह यहाँ पर जाते हैं, तो वो रास्ते रुक जाते हैं, और फिर गाड़ियां वो जाम में फंसे होते हैं कि क्या है कि वहां पर हिमस्खलन हुआ है और जान माल की, और रास्ते रुक गए हैं। तो वो क्या है कि आज भी वहां पर घटनाएं होती रहती है। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या है कि हमारे देश में मलबा अवधाव या भूस्खलन प्राय घटित होते रहते हैं, ये जरूरी है, घटित होते रहते हैं। इसमें अनेक कारण है। पहला है कि हिमालय, पहला ही कारण दे रखा है, हिमालय का विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय होना। आज भी हिमालय ना विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों से असंगठित एवं अर्ध असंगठित पदार्थों से बना है। थोड़ा सा परतदार वाले में अंडरलाइन करना, परतदार यानी कि अवसादी शैलें। उसके बाद में हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है, ये दे रखा है इसने। अधिक स्थायी है, बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित भी है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मौला अवधाव एवं भूस्खलन होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैंने पढ़ा था कि भी आज भी होते जरूर है, पर इतने नहीं होते हैं। यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं, हिमालय जितनी में जो हिमालय में है उतनी। उसके बाद में है नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, मृदा के संदर्भ में, सॉइल जो प्रोफाइल है उसके बारे में। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मृदा में जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज्यादा शुष्क या ठंडी है। कथन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में है मृदा, 2 नंबर है, मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती हैं।
आरिफ सर, पहला कथन तो मुझे प्योर सत्य नहीं लग सर, रहा है इससे। दोनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि पहले में तो जब किसी चीज की अति हो जाती है ना, तो वो यही बात कह रहा है हम्म। कि मृदा की जैविक जो क्रिया है मंद भी हो सकती है और बिल्कुल बंद भी हो सकती है। तो हाँ मंद जी, या हाँ जी। बंद, ठीक है, यदि मृदा बहुत ही ज्यादा शुष्क हो और या बहुत ज्यादा ठंडी हो, ठंडी तो को। ये जब कोई चीज की अति हो जाती है ना, फिर ये लगा लो कि हम्म। कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन होगी। तो वो ये कह रहा है मंद भी हो सकती है बंद भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ज्यादा अति ठंडे इलाके में, जैसे हम पर्वतों पर ऊपर चले जाते कई बार कुछ भी नहीं मिलता, बर्फ ही बर्फ है, वहां कुछ हम्म। नहीं है, तो वो कुछ हो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अधिक ठंड हो जाता है। तो ये बात सही है। दूसरी बात कह रहा है कि मृदा जलवायु की दशाओं और भू आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है, क्योंकि मृदा जो है जलवायु की दशाओं के साथ आप प्रभावित कारक पढ़े हमने मृदा के, तो जलवायु एक हम्म। बहुत बड़ा मतलब उसमें फैक्ट है कारक था। कि सबसे ज्यादा हाँ प्रभावित जलवायु करेगा। उसमें जो ये वनस्पति वगैरह सब एक दूसरे से अनुकूलित है, बिल्कुल सही बात है मृदा से। भू आकृतियां भी तो इससे निर्मित होती है, जैसे लाल लाल मृदा है, काली मृदा है, और उसके अलावा जो भी जितनी प्रकार की मृदा है, उसके अलावा जैसी मृदा होगी वैसी वनस्पति होगी, तो वनस्पतियों के साथ अनुकूलित भी होती है मृदा। ये भी बात सही है कि काली मृदा के अलग होंगे, पीट मृदा के अलग होंगे, लेटराइट मृदा के पेड़ पौधे या जलवायु वहाँ की अलग होगी। तो मृदा और वनस्पतियों के साथ भी अनुकूलन है, ठीक है, ये दोनों ए और दो दोनों सर सही है, ठीक है। हम एक दिन वो पढ़ रहे थे कि सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा हम बता रहे थे पीट में पाई जाती है, पीट जो हाँ। अपने मृदा होती है। लेकिन हम सर मृदा जैसे होती है। नॉर्मली वैसे देखते हैं, जहाँ मतलब भूमध्य रेखा का आसपास क्षेत्र, यानी कि भारत का जो बिल्कुल साउथ का जो क्षेत्र है, जैसे हम चाहे अंडमान हम्म। निकोबार की बात करें या फिर हम पश्चिमी तट उसकी बात करें, वहां पे खूब वन है, बहुत सारे वन है। और वन होने के बाद मतलब हम ये भी बात कर रहे थे कि ह्यूमस की मात्रा मतलब इसी से बनती है, वन वगैरह पौधे वगैरह जीव से, ठीक है। तो फिर अधिक यहाँ क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? ये दिन उस ये कीवी मैम जी, ने बताया तो था मुझे, मैं तो वो थोड़ा बहुत समझ में आया था, फिर मैं सोचा हाँ जी क्वेश्चन कीवी के में। साथ ही कर लेंगे। ह्यूमस का मतलब ये है कि वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे कहीं कोई जगह है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, ठीक मतलब है। नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, जो जीवाणु है ना वो बहुत ही फास्ट उस चीज को डिकम्पोज कर देंगे। और ह्यूमस क्या होता है, अर्धगलित अवस्था में होती है कोई भी चीज, जैसे पत्ते हैं तो वो पूरी तरह से मिट्टी भी नहीं हुए हैं, पर वो मतलब थोड़ा सा उनमें जैविक प्रक्रियाएं चल रही है। तो अगर कहीं पे अच्छी खासी नमी है, वहां पे बहुत फास्ट हो जाएगी ये चीजें, और वहां पे हुमस बहुत कम मिलेगी। लेकिन जहाँ पे मतलब नॉर्मल है ना, तो कोई बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है और तापमान भी पर्याप्त है, नॉर्मल ताप और नॉर्मल बारिश है, तो वहां पे हुमस बहुत ज्यादा मिलेगी। हाँ जी सही कह रहे हो आप, क्योंकि तराई प्रदेश में सर हम बात कर रहे थे पीठ की, तराई प्रदेश में खूब पानी वानी तो खूब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है यहाँ पे सर वो तापमान का है, जैसे जो मैम सही बता रही हैं, क्योंकि यहाँ जो अपने बिल्कुल साउथ में चले जाएंगे ना हम जैसे भारत के, तो वहाँ क्या ताप अधिक होता है उसके मुकाबले। तो फिर ताप अधिक होता है, यहाँ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया उस चीज को बिल्कुल ऐसे खत्म कर देते हैं कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। जो वहाँ के जो वनस्पति संबंधी कोई भी चीज होगी ना, जो ह्यूमस बनता है, वो ह्यूमस को भी इतना मतलब वो बैक्टीरिया इतना पैदा हो जाते हैं यहाँ पे ना ताप की वजह से, तो उसको मिट्टी बनने ही नहीं देते तरीके से, मतलब वो उसको पूरे को खा जाते हैं इस तरीके से। जबकि जहाँ पे नीलगिरी। ताप इतना नहीं है, तो जो हाँ हम्म। आप वो बात कर रहे थे, हम जो पीठ की बात करी थी हमने, तराई प्रदेश की, वहां पे इतना बैक्टीरिया नहीं एक्टिव, तो इसलिए वहाँ ह्यूमस की मात्रा ज्यादा अधिक पाई जाती है, 40 से 50% बता रहे थे हम। अच्छा क्वेश्चन था वो, उसका प्रतिशत के साथ में। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है, ये मृदा का जो निर्माण है ये सर्वप्रथम किस पर निर्भर करती है? अपक्षय पर, भूस्खलन पर, अपरदन पर, और मृत संत। आप बताओ कीवी में। सर अपक्ष पर, क्योंकि जो शुरुआत मैंने अपक्ष से ही होगी। हम्म। हाँ, जो मैंने जो क्योंकि बिना बताया था अपेक्षा के ना, कुछ हो ही नहीं सकता। वही है हम्म। मटेरियल ये। मृदा का निर्माण या मृदा जनन, पेडोजेनेसिस, सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षय प्रवाह, अपक्षय पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश या बेसिस इनपुट होता है। मृदा निर्माण, नंबर 18वां क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया, जैसे मृदा का निर्माण हो रहा है, उसकी जैविक क्रिया यानी कि कोई जीव जंतु है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण, ठंडे जलवायु प्रदेशों में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु सर में ये गलत, बैक्टीरियल। देखो अभी यही बात चल रही थी, जहां ताप होगा ना वहीं पे ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, ये ठंडे मौसम की बात कर रहा है, ये कह रहा है तीव्र बैक्टीरिया वृद्धि होगी, नहीं हो ही नहीं सकती, और इसलिए ह्यूमस की कमी होती है, ये कारण हो ही नहीं सकता।
मैंने अभी जो बात की ना सर, जहाँ ताप अधिक होना चाहिए वहां पे, और ठंडे प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, वहां ताप है ही, तो बैक्टीरिया इतने मतलब वृद्धि नहीं कर पाएंगे। पहला एक गलत है। दूसरा पढ़िए सर। भूमध्य रेखीय जलवायु में, जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है, 30 नॉर्थ हो, 30 से नहीं लगभग 10 हम्म मान लो, 10 नॉर्थ 10 साउथ, हम्म। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में बैक्टीरियल क्रियाएं धीमी होती है, होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित होता है। बैक्टीरियल अब क्रियाएं देखो, क्या होती है? धीमी, कारण धीमी मृदा नहीं में होती, ह्यूमस ज्यादा होती एकत्रित है। होता। हम्म नहीं, भूमध्य रेखा के आसपास ताप ज्यादा होता है, बैक्टीरिया ज्यादा मतलब एक्टिव रहेगा, ये भी गलत है। हम्म और अभी इसी चीज की चर्चा चली थी, और देखो क्वेश्चन ही आ गया मृदा संबंधी। यही तो बात है। अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या हम और ऐसे मैचिंग कर क्वेश्चन लेते में हैं, वो मैचिंग सर जब बनता ही दोनों नहीं गलत है होते फिर। हैं ना, सर जब दोनों गलत होते हैं ना, उस टाइम तो माइंड वैसे भी लगता है कि दोनों कैसे हो सकते हैं गलत, जैसे एक बार कैसे होता हो है क्योंकि सकते एकदम हैं? हम नॉर्मल रहते हैं, हम्म और कई बार ऐसे सोचते हैं यार ये कहीं सही नहीं, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, फिर आप गलत है तो गलत है, इसका मतलब ये है, फाइनल बात खत्म। ये चीज है। अब आपका कहने का मतलब है कि जहां पर तापमान ज्यादा होगा ना, वहां पर हाँ बैक्टीरिया वाह। ज्यादा होगा। हाँ, और और जब बैक्टीरिया इसको बैक्टीरिया ज्यादा होगा ना, तो वहां के पौधों को सड़ गलाकर वहां पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएगा। और नहीं, ज्यादा ह्यूमस की मात्रा तापमान बिल्कुल का, खत्म कर देगा। हाँ ह्यूमस की मात्रा है उसको खत्म कर देगा। ठीक है, परंतु इसमें ऊपर वाले में अगर ठंडे शब्द को न पढ़े ना, तो जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। अगर गर्म कर दे वहां तो ठंडे की जगह गर्म कर दें। सर अगर बात ये करा, तीव्र बैक्टीरिया मान लो वृद्धि हो रही है कहीं भी, जब हम्म अगर बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए तो ह्यूमस तो छोड़ेंगे नहीं, कमी हो रही, बिल्कुल सही बात रहेगी, लेकिन उसको ये कहना पड़ेगा ठंडे की जगह भाई जलवायु प्रदेश बताना पड़ेगा कहाँ का है, जलवायु प्रदेश तो पूरी पृथ्वी पे कहीं का भी जलवायु प्रदेश हो सकता है, इसको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ की बात कर रहा है ये। जलवायु प्रदेश का किसने नाम ले दिया, अब हम हम्म कैसे माने कि ये भूमध्य रेखा की बात कर रहा है या ध्रुवों की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, ध्रुवों के बारे में, हाँ। कौन सा जलवायु की, भाई इसको जलवायु का नाम तो देना पड़ेगा। हम तो पूरी पृथ्वी को कहीं मान सकते हैं फिर ऐसा तो। व्याख्या है इसकी कि ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित होता है क्योंकि वहां बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्पर विकसित होते हैं। आर्द्र एवं उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे ह्यूमस में मृदा की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। यानी कि वो बैक्टीरिया है वो उसको खा गए सारे सिस्टम को, ह्यूमस छोड़ा ही नहीं उन्होंने।